जनमत हरियाणा और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। हमारे इस खास शो बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा में बीजेपी ने 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 2 सीटों पर अभी उलझन बाकी है। रोहतक और हिसार सीट 2 ऐसी सीटें हैं जो कि काफी महत्व सभी पार्टियों के लिए रखती हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो कोई औपचारिक ऐलान उम्मीदवारों को लेकर नहीं हुआ है। जेजेपी और इनेलो का भी अभी तक कोई भी ऐलान नहीं हो पाया है, ना ही कोई चर्चा अभी तक खबरों में आई है। अब सवाल यह है कि उम्मीदवारों पर सस्पेंस क्यों? इसी सवाल पर आज की बहस करेंगे। बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ जनमत हरियाणा के एडिटर इन चीफ प्रदीप सौरभ जी हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। और पॉलिटिकल एडिटर अजय झा। अजय जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। अजय जी, सस्पेंस क्यों है? मुझे नहीं, देखिए सस्पेंस यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस के अंदर ही होगी, क्योंकि 2 पार्टी को पहले हम बात करें इनेलो और जेजेपी की, तो उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि 16 के आसपास 2 सीटों का तो बीजेपी में भी है। जी हाँ, तो उस पर आता हूं मैं। पहले तो 2 पार्टियों ने कह रखा था कि 16 के आसपास ही हम अपनी घोषणा करेंगे। एक ने साफ कहा था कि इनेलो ने कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उसका फैसला करेंगे कि कौन उनका कैंडिडेट होगा। जेजेपी मुझे लगता है कि नई पार्टी है, कहीं पर वो वेट एंड वॉच पॉलिसी है कि वो एक बार अपना बाकी पार्टियां जब उम्मीदवार घोषित कर दें तो आकलन करेंगे, उसी हिसाब से अपने उम्मीदवार को सामने लाएंगे। हो सकता है कि उनके पास उतने मजबूत उम्मीदवार भी ना हो, जो भी हो उनकी कोई रणनीति हो सकती है। कांग्रेस पार्टी ने अनऑफिशियली बोला था कि 6 लोग हमारे लड़ने वाले हैं। उन 6 में एक कुलदीप बिश्नोई भी थे, तो कुलदीप बिश्नोई क्या खुद लड़ेंगे या उनका पुत्र भव्य बिश्नोई लड़ेगा? क्या कांग्रेस पार्टी से ही वो चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी से लड़ेंगे? क्योंकि बीजेपी से अभी तक उनकी बातचीत जारी है। तो कहीं पर लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के बीच में उलझन का कारण कुलदीप बिश्नोई है, क्योंकि ये नहीं पता है वो लड़ेंगे, उनका बेटा लड़ेगा और किस पार्टी से वो लड़ने वाले हैं। तो कहीं पर कंफ्यूजन ये है। कांग्रेस और बीजेपी को आपसे समझेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो अपना एकता का प्रदर्शन कर चुकी है और बीजेपी का लगातार विजय का संकल्प चल रहा है। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। पूरे हरियाणा की राजनीति का सिनेरियो। ये जो जिसको आप सस्पेंस शब्द कह रहे हैं, और वो सचमुच सस्पेंस है, क्योंकि अभी भी अंतिम समय तक भी लोग जोड़ तोड़ करने में लगे हुए हैं। और आप देखिए कि इस पूरे हरियाणा के राजनीतिक घटनाक्रम कि लगातार इस पार्टी के नेता उससे मिल रहे हैं, उस पार्टी के नेता उससे मिल रहे हैं। तो मुझे इसमें, क्योंकि किसी को पक्के पक्के उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण लें तो 8 सीटें उन्होंने खुलेआम रख दी। 2 सीटों में उनका भी पेच फंसा है कि वो कुलदीप बिश्नोई या बिश्नोई परिवार से लेंगे या गंगवा को लड़वाएंगे या कोई तीसरा आदमी या बाहर से इंपोर्ट करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की देश में इस समय रणनीति है। जीता हुआ माल, पका पकाया माल ले आओ और लड़वाओ और कमल का ठप्पा लगवाओ। यही वो रोहतक में चाह रही है। रोहतक में जो उसका सामाजिक ताना बाना है, उस कोटे का सारा माल बट चुका है। अब एक ही बच रहा है कि अगर उस सामाजिक ताने बाने को लें तो जाट समुदाय से एक टिकट बचता है, ब्राह्मण समुदाय से हो गया, सैनी समुदाय से हो गया, पंजाबी समुदाय से हो गया, और जाट में भी धर्मवीर हो गए इधर, और इधर दक्षिण हरियाणा में ले लीजिए तो वो भी कोटा पूरा हो गया है। तो ये कोटे की लड़ाई और जीत की लड़ाई और नाक की लड़ाई, खासकर रोहतक जो एक सीट है वो बड़ी नाक की सीट बना रखी है, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर एक और सवाल यहाँ पर है। बीजेपी का अपना जो वर्चस्व है पूरे हरियाणा में एक तरफ, लेकिन रोहतक और हिसार को अगर लेकर चले तो ये एक तरफ है। देखिए, रोहतक और यहाँ सक्षम, यहाँ कितनी सक्षम है दोनों सीटों? मैं इसीलिए कह रहा हूँ, रोहतक और हिसार जो 2 संसदीय क्षेत्र है, यहाँ लोकदल के दबदबे वाला इलाका रहा है। या हिसार में आप भजन लाल का भी ले लें, क्योंकि आदमपुर वगैरह उसके अंतर्गत है। और रोहतक पिछले 25-30 सालों से हुड्डा फैमिली का गढ़ रहा है। तो जब आप गढ़ तोड़ते हैं, यानी हुड्डा फैमिली का गढ़ तोड़ना, यानी जाटों को विन ओवर करके अपने पार्टी में ले आना, सेंध लगा के एक बड़े हिस्से को ले आना। इसलिए पूरी रणनीति, क्योंकि हरियाणा की जो राजनीति है जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति है, और बीजेपी यहाँ पर हरियाणा में इसी को खेलने की कोशिश कर रही है। हर जगह वो अलग अलग खेल रही है। असम में जाती है तो दूसरे तरह से खेल खेलती है। अच्छा, बीजेपी दोनों सीटों पर लड़ने के लिए सक्षम है कि नहीं? निश्चित तौर पर देखिए, हम कह रहे हैं अकेले लड़ने के लिए सक्षम है, लेकिन बीजेपी तलाश रही है ऐसे उम्मीदवार को कि ऐसा उम्मीदवार अभिमन्यु लाएं जो क्या कहते हैं कि चक्रव्यूह को तोड़ दे और उसकी मृत्यु भी ना हो और वो बच के बाहर आ जाए। ये नए समय का महाभारत है और यहाँ पर चक्रव्यूह में फंसने वाले अभिमन्यु की जरूरत नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट कर रही है
ठीक है, हमारे साथ रोहतक से दिनेश कौशिक संवाददाता जुड़ गए और रोहतक ऐसी सीट है जहां पर बड़ी उलझन इस समय चल रही है। दिनेश, समझने आपसे चाहेंगे जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है राजनीतिक दलों का? बिल्कुल काजिल, देखिए, जब हरियाणा का व्यक्ति रात को सोकर सुबह उठता है तो अखबार देखता है और टीवी चैनल पर जो है न्यूज चला कर देखता है, तो उसको यही उम्मीद होती है कम से कम आज तो प्रत्याशी यहाँ पर डिक्लेयर होंगे, क्योंकि ये किसी भी पार्टी ने कोई भी प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किया। अगर एक राजकुमार सैनी के लोकतंत्र सुरक्षा मंच को छोड़ दे तो उन्होंने भी अपने 6 ही प्रत्याशी घोषित किए हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सभी लोग जो है बीजेपी का इंतजार कर रहे हैं। और बीजेपी ये जो रोहतक की जो सीट है ये केंद्र बिंदु बना हुआ है। सभी पार्टियां बीजेपी को राह जो रही है और बीजेपी इस रोहतक की सीट को डिक्लेयर करने में अभी तक सक्षम नहीं है। वो रणनीति के तहत इसकी घोषणा करेगी। जिस दिन रोहतक की सीट डिक्लेयर हो जाती है उसके नेक्स्ट डे ही सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी। अगर जेजेपी की बात करें तो इनेलो की बाट जो रही है और इनेलो जेजेपी के तरफ देख रही है कोई कौन सा प्रत्याशी वो मेरे सामने लाता है। कांग्रेस की हालांकि औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना कैंपेन भी शुरू कर दिया। अब रही बात बीजेपी की, बीजेपी यहाँ पर जो है इंतजार कर रही है। बीजेपी एक रणनीति के तहत किसी भी कैंडिडेट को यहाँ पर लाने के लिए जो बाट जोड़ रही है। जिस दिन ये डिक्लेयर हो जाता है उसी दिन से तमाम पार्टियां जो है प्रत्याशी डिक्लेयर करेगी और चुनाव का जो एक माहौल होना चाहिए, फिलहाल हरियाणा में नहीं है, लेकिन वो जैसे ही डिक्लेयर होते हैं प्रत्याशी उसके बाद से एक चुनाव का माहौल भी यहाँ पर बन जाएगा। अब दीपेंद्र हुड्डा की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा जो है फिलहाल जो है अपने हलके में अपने एरिया में घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो उन्हें एक मौका मिल रहा है। हालांकि औपचारिक घोषणा कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि जो है सवाल लेना चाहते हैं। दिनेश, ये बताएं कि ये जो पूरे संदर्भ है, क्या आपको ये लग रहा है कि जो अंदरूनी जोड़ तोड़ चल रहे हैं इन राजनीतिक दलों में वो क्या कहते हैं नामों को सामने लाने में बाधा बन रहे हैं, या और कोई कारण आप महसूस करते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यही वो चीज है जो कि बाधा बन रहे हैं, क्योंकि आज के दिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी, अगर कांग्रेस से भी स्ट्रॉन्ग पार्टी की बात करें तो वो है बीजेपी। बीजेपी की तरफ से बाकी जो पार्टियां वो बाट जो रही है, वो चाहे जेजेपी हो चाहे इनेलो हो, जो मुलाकात के दौर इनके जारी है, चाहे कुलदीप बिश्नोई की भी बात कर लेते हैं वो भी मिले हैं, तो इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी जो है उन्हें कोई ऑप्शन दे, अपने अंदर आने का ऑप्शन दे, क्योंकि अभी 2 सीट डिक्लेयर होना बाकी है, तो तमाम पार्टियों के लिए ऑप्शन बचे हैं। यदि इनेलो के साथ उनका समझौता होता है तो इन 2 सीटों पर हो सकता है किसी एक पर उन्हें टिकट मिल जाए। तो अगर जेजेपी के साथ समझौता होता है वो भी इंतजार कर रहे हैं बीजेपी के साथ में मिलकर उनकी जो पार्टी की जो छवि है, अगर जीत जाते हैं प्रत्याशी उनके तो और ज्यादा बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी जो है अंदरूनी मंथन करके किसी एक ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी को ढूंढ रही है जो रोहतक से चुनाव लड़े और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हरा सके, और उसके बाद में जो बीजेपी की एक छवि होगी पूरे हरियाणा में वो अपने आप में एक बड़ी होगी, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा के इलेक्शन भी है। तो बीजेपी इन लोकसभा के इलेक्शन से लेकर विधानसभा के इलेक्शन तक सारा रास्ता अपना क्लियर करना चाहती है और लोगों को एक मैसेज देना चाहती है कि इस पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है बीजेपी। प्रदीप जी, एक और बयान सामने आया था दिग्विजय का। कल दिग्विजय ने कहा था कि हम हरियाणा के दंगल में ऐसे पहलवान उतारेंगे जो कि गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। देखिए, पहलवान जिनके पास गोल्ड मेडल हैं बहुत सारे हैं। दीपा मलिक का भी नाम जोरों से चल रहा है रोहतक संसदीय सीट से। लेकिन जो हम मूल विषय से भटक रहे हैं, हमें इस बात को भी एक बार मैं सूचना आपको दूं कि जो आज एक बात खत्म हो गई कांग्रेस के स्तर पर हरियाणा के लिए, कि ये जो एक प्रस्ताव आया था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि 2 जेजेपी और एक आप पार्टी को दे दिया जाए टिकट और बाकी साथ में कांग्रेस लड़े, इसको कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से नकार दिया है और वो हरियाणा में ये तय है कि अब वो अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। दूसरी एक खबर और है कि अरविंद शर्मा जिनको भारतीय जनता पार्टी में अभी ताजा शामिल हुए थे, वो फिर क्या कहते हैं कि अपने घर वापसी की सोच रहे हैं, वो भी हाथ पैर मार रहे हैं।
एक ये भी है, लेकिन अब 11 तारीख को जो फाइनल मीटिंग होने वाली है, 11 तारीख को राहुल गांधी की सूची फाइनल हो जाएगी 11 तारीख को, और 11 तारीख को दिल्ली में मीटिंग है। तो ये एक प्रकरण यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो अजय जी, एक छोटा सा रिएक्शन। अजय जी, गठबंधन को लेकर पेच तो नहीं फंसा है? मुझे नहीं लगता गठबंधन को कोई पेच फंसा हुआ है, क्योंकि सभी पार्टियों की चर्चाएं भी है लगातार। जी हाँ, वो तो फेज खत्म हो चुका है। अब यही मामला बाकी है कि किसको सामने लाना है, बेस्ट कैंडिडेट को ढूंढ कर लाना है। हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, यानी हर एक जगह किस घोड़े को लगाना है, किसको दौड़ाना है, बस इसी की तैयारी चल रही है, उसी को घोड़े को चुनने की तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बहस में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो सामने आया वो ये कि सस्पेंस अभी तक बरकरार है, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो या फिर इनेलो हो। हालांकि बीजेपी ने 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, 2 पर अभी उलझन बनी हुई है, सस्पेंस की स्थिति बरकरार है। बहस से फिलहाल इतना ही। देखते हैं जनमत हरियाणा, और अंत में अपनी राय जरूर दें। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।